अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी ज़ाहिद हियर योर एफएनएस मेंटोर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 सितंबर 2025 इनिशियल टेस्ट के एक्सपीरियंस। यानी आज जो डिफरेंट एसआसीज़ में एफएनएस के टेस्ट हुए हैं, उनके एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा जो स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे एकेडमिक पोर्शन को, कुछ एमसीक्यूज वर्बल से भी हम करेंगे, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हमारा फोकस होगा एकेडमिक पे, ठीक है। The first question is the number of gametes from this allele या जीन पेयर, ठीक है। तो आपके पास है ए बी बी, ठीक है। तो इसको हम अगर बना दें, हमारे पास दो जीन्स हैं, उसके दो अलील्स हैं, ए ए क्रॉस बी बी। तो सबसे पहले बात तो ये है कि दोनों हमारे पास क्या है, हेट्रोजाइगस पेयर है, ठीक है। तो अब इसका तरीकाकार क्या होता है गेमीट्स बनने का, कि हमारे पास इसमें से कोई भी अलील जो है इसके साथ मिल सकता है, ठीक है। तो हम पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ गेमीट मींस पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो ये ए इस बी के साथ रिएक्ट कर सकता है। अगर इसने रिएक्ट कर दिया तो हमारे पास बन जाएगा, रिएक्ट तो नहीं लेकिन इसके साथ अगर मिल गया तो ए बी बन जाएगा, ठीक है। सेम अगर ये हमारे पास इसके साथ आ जाए तो ये हमारे पास बन जाएगा ए बी। अब इस जो स्मॉल ए है, ये अगर इस बी के साथ आ जाता है तो हमारे पास बन जाएगा ए बी। और अगेन ये ए अगर हमारे पास इस बी के साथ आ जाता है तो हमारे पास बन जाएगा ए बी, ठीक है। अब देख ले कि हमारे पास फोर ऑप्शंस आ गए, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ गीमीट्स कितने हो गए, फोर। अब इसका मैं आपको शॉर्टकट भी बताता हूँ, टू पावर एन, ये इसका शॉर्टकट है। अब ये एन क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर्स। तो आप देख ले, ये हमारे पास एक हेट्रोजाइगस पेयर है, ये हमारे पास दूसरा हेट्रोजाइगस पेयर है, तो हमारे पास कितने हो गए, टू। तो एन हमारे पास क्या है, टू है। तो टू पावर टू इज इक्वल टू फोर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर। ओके, द ऑक्सीडेशन ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूसेस, तो आपने याद रखना है कि द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूसेस अ कीटोन, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूसेस व्हाट, तो इसके लिए मैंने आपको एक समरी दिया हुआ है, इसको आप देख ले। प्राइमरी अल्कोहल क्या प्रोड्यूस करेगा, अल्डिहाइड। सेकेंडरी, कीटोन। लेकिन अगर आपसे टर्शरी के बारे में पूछा जाए तो टर्शरी अल्कोहल जो है, इट डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन बिकॉज इट डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एब्सोल्यूट जीरो इन डिग्री सेंटीग्रेड, यानी एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू क्या है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो सबसे पहले व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। सो एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है जिस पे हमारे पास जितने भी मोशंस है वो सीज हो जाए, स्टॉप हो जाए। ट्रांसलेशन मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन है, जितने भी मोशन है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 0 केल्विन। या अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में कर ले तो इट इज -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। माइनस जरूर लगाना है इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये आज डिफरेंट यूनिट्स के बारे में पूछा गया था। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ डैश, यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सो इसके तो मैंने आपके साथ मेंशन कर दिए हैं कि इसके क्या यूनिट है। लेकिन मेरा सजेशन आपको ये है कि आप अपना बुक खोल लें फिजिक्स का, उसमें जितने भी यूनिट्स हैं उन सबको एक दफ़ा रिवाइज कर लें, क्योंकि यूनिट्स के बारे में हाँ हाँ पूछा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से केमिस्ट्री में कुछ यूनिट्स हैं, उसको भी आप देख लें। अब ये हमारे पास एक और एमसीक्यू इधर से आता है कि 1 किलो वाट आवर, जो कि किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, इट इज इक्वल टू वट। इसकी वैल्यू आपने याद रखना है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक है। बिकॉज किलो किस चीज के बराबर है, 10⁻3। और एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। तो इसको अगर आप कैलकुलेट कर ले 3.6 इंटू 10⁻6, एक तीन ये हो गए, और इधर से अगर आप इधर लेके आए तो 3 हो गए, ठीक है। साथ में आप जूल लगा दें। दूसरा एमसीक्यू, द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो वो भी हमारे पास क्या है, हेनरी है, ठीक है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इधर हमारे पास वाट आया है तो इट इज द यूनिट ऑफ पावर, नो। बिकॉज पावर किस चीज के बराबर है, वर्क डन, या जिसको अगर आप एनर्जी लिख ले डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप देख ले वाट तो आया है लेकिन साथ में मल्टीप्लिकेशन में हावर आया है। तो अगर पावर के साथ टाइम मल्टीप्लाई की जाए, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो इधर क्या रह गया, वर्क डन या एनर्जी।
तो दैट्स व्हाई मैंने आपको बता दिया कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी नॉट पावर। ठीक है, ओके। ये हमारे पास वर्बल का एक एमसीक्यू है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए मैं आपको ये भी सॉल्व करना चाहता हूँ। आपके पास बी की वैल्यू क्या है? 2, तो आप लिख ले बी इज इक्वल टू 2। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप ए बी सी लिख ले और इसके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप नंबरिंग कर ले। ठीक है, तो अब बी को अगर आप देख ले तो इधर क्या है? 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। आगे जी है, तो जी के साथ वैसे तो हमने क्या लगाया है? 7। जी के साथ क्या लगाया हुआ है? 7। लेकिन इधर क्वेश्चन में क्या है? 5 है, तो इसका मतलब है कि इसने इसके साथ -2 किया हुआ है। इधर 0 है, 0 माइनस किया हुआ, इधर -2 है। आगे एल है, क्वेश्चन में 8 है। लेकिन अगर हम इधर देख ले तो हमारे पास इधर क्या है? 12 लिखा हुआ है, तो मतलब ये है कि इसने 4 माइनस किया हुआ है। आगे है क्यों? क्यों हमारे पास क्या है? 11। लेकिन अगर इधर हम देख ले तो हमारे पास क्या है? 17, तो मतलब ये है कि इसने 6 माइनस किया हुआ है। अब आगे हमने क्या माइनस करना है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 6, तो आगे हमने -8 करना है। क्या करना है? -8। लेकिन वो कौन सा डिजिट होगा, कौन सा लेटर होगा? तो लेटर के लिए आप देख ले कि इनके बीच में 4 डिजिट का, 4 लेटर्स का डिफरेंस है। और जब बी और जी के बीच में देख ले तो कितना है? 4। फिर इधर भी देख ले कितना है? 4। फिर आगे देख ले कितना है? 4। क्यों आ गया? अब आगे आर एस टी यू और आगे क्या? वी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा वी। और वी का क्या है? इधर 22 लिखा हुआ है ना, तो अगर 22 से हम 8 माइनस कर ले तो हमारे पास बन जाएगा 14। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज वी 14। ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मोमेंटम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी व्हाट विल बी द वेलोसिटी। सबसे पहले मोमेंटम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये क्वेश्चन में आपको बताया गया है। अब मोमेंटम किस चीज के बराबर है? एम वी। काइनेटिक एनर्जी एम वी स्क्वेयर। अगर वी स्क्वेयर को वी मल्टीप्लाई बाई वी लिख लूँ तो ठीक रहेगा ना? ओके, तो वी इंटू वी मैंने लिख दिया। अब ये एम वी इस एम वी के साथ कैंसिल हो गया, तो इधर 1 रह गया और इधर बन गया 1/2 इंटू वी। अब मैं v को इधर छोड़ना चाहता हूँ, 2 को इधर लाना चाहता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 2। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लाइमन सीरीज लाइज इन, तो वैसे इसका तो आंसर है अल्ट्रा वायलेट सीरीज, यूवी जिसको हम शॉर्ट लिखते हैं। बट आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता है। ये हमारे पास डिफरेंट सीरीज है, लाइमन सीरीज, बाल्मर, फास्टन, ब्रैकेट एंड पीपॉन। इसमें जो लाइमन है दैट लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, बाल्मर इन द विजिबल, एंड रिमेनिंग जो 3 है दे लाई इन द इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब ये सीरीज, इसको नाम क्यों दिया गया है और इसका मतलब क्या है? तो मैं सिर्फ लाइमन को समझाता हूँ, बाकी उसी तरीके से है। लाइमन सीरीज वो सीरीज है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से फर्स्ट शेल में आ जाए। कौन सा? N1 में, तो इसको हम लाइमन कहेंगे। बाल्मर इसको हम कहेंगे कि जब हमारे पास किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके N2 में आ जाए, यानी सेकंड शेल में, जिसको हम कौन सा सीरीज कहेंगे? बाल्मर सीरीज। ठीक है, ओके। बॉयल ग्राफ गिव्स, तो बॉयल का जो ग्राफ है वो हमारे पास क्या देता है? तो आपके पास ऑप्शंस होगा आइसोथर्म, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, इस तरीके से आपके पास ऑप्शन होंगे डिफरेंट। ठीक है, अब बॉयल को देखें, बॉयल क्या कहते हैं कि द वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर हमारे पास प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है। ठीक है, अब इसका अगर हम ग्राफ ड्रा कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो ग्राफ है इसको हम एक तो कहते हैं इस शेप को हाइपर बोला। ठीक है, दूसरी बात ये है कि बॉयल लॉ में हम क्या किस चीज को कांस्टेंट रखते हैं? टेम्परेचर को। टेम्परेचर हमारे पास क्या होते हैं? कांस्टेंट होता है। तो इसलिए ये जो स्लोप है दिस इज आल्सो कॉल्ड आइसोथर्म। आइसोथर्म, ठीक है। ये आपको मैंने चार्ल्स लॉ के लिए ड्रा किया हुआ है। अब चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और
टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और प्रेशर हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसलिए ये जो ग्राफ है, सॉरी ये जो स्लोप है, ये हमारे पास क्या शो करता है, इसको हम क्या कहेंगे, आइसोबैरिक। बैरिक का मतलब होता है प्रेशर, आइसो मीन सेम। तो प्रेशर सेम है, कांस्टेंट है, तो आइसोबैरिक। और बॉयल लॉ में हमारे पास क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसको हम कहेंगे आइसोथर्म। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट। गैस वुड बी रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। तो वो कौन सा गैस है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज सल्फर। कुछ बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास H2 की बजाय क्या यूज करते हैं, H2S। तो जब H2S रिलीज यूज करेगा तो हमारे पास क्या होगा, सल्फर जो है वो रिलीज होगा। प्लांट्स H2 यूज करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज होता है। क्या चीज, ऑक्सीजन। ठीक हो गया। अच्छा जी, द वोल्टेज लीड्स टू करंट एन। तो देखिए इसमें दो एमसीक्यूज आते हैं। फर्स्ट नंबर जो अभी आया हुआ है उसको मैं आपको समझाता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन है आर एल सर्किट, यानी रेजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ को आप देख ले। इस ग्राफ में आप देख ले हमारे पास ये क्या है, वोल्टेज है, और ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज करंट, दिस इज वोल्टेज। वोल्टेज हमारे पास स्टार्ट हो रहा है जीरो से, जबकि करंट हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 270 से। या इसको आप -90 कर ले, इसको जीरो कर ले, या 360, क्योंकि दोनों सेम चीज है। तो सबसे पहले 360 आगे आता है या 270, जाहिर सी बात है 360 पहले आता है, या जीरो पहले आता है या -90, तो आप कहेंगे जीरो पहले आता है। तो सबसे पहले कि वोल्टेज लीड कर रहा है, क्या कर रहा है, लीड। एंड कौन सा सर्किट, आर एल सर्किट। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास इनके बीच में डिफरेंस कितना है, दैट इज 90 एंगल। ठीक है। अगर आपसे एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि द वोल्टेज की बजाय आपसे पूछा जाए कि द करंट लीड्स टू वोल्टेज एन, तो उसका ऑप्शन होगा आर सी सर्किट। वोल्टेज लेग्स करंट, या करंट लीड्स वोल्टेज बाय एंगल ऑफ 90 इन द आर सी सर्किट। आई एम राइटिंग विथ पेंसिल सो आई कैन स्क्रब डैश माई मिस्टेक्स। इधर आपने प्रीपोजिशन लगाना है एंड द करेक्ट प्रीपोजिशन इज ऑफ। ठीक है। स्क्रब आपका मतलब क्या होता है, इरेज। ठीक है। सिनोनिम ऑफ कल्टीवेटेड एज, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है टेम, जो कि आज के पेपर में आया था। बाकी इसके ये भी हमारे पास क्या है, इसके करेक्ट ऑप्शन है, बट जो आपके पास आया हुआ है वो टेम है। ठीक है। वर्ड अरेंजमेंट। अब ये जो क्वेश्चन होता है ये आपके वर्बल में आता है, आपको डिफरेंट लेटर्स दिए जाते हैं और उन लेटर्स को आपने अरेंज करना होता है, उससे एक वर्ड बनाना होता है। ठीक है। अब ये जो लेटर है, अगर इसको हम अरेंज कर ले तो इट इज जर्मनी। क्या, जर्मनी, एन वाई। अब अगर आगे आपसे क्वेश्चन किया जाए जर्मनी क्या है, सिटी है, कंट्री है, वाइल्ड एनिमल है, फ्लावर है, ओशन है, तो जाहिर सी बात है कंट्री। अब इस तरीके से आपको एक कुछ और वर्ड्स हैं जो कि बार बार आते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर फर्स्ट इज ब्यूटी। इसका आपको इस तरीके से उलट उलट स्पेलिंग दिया होगा, आपने रीअरेंज करना होगा। दूसरा आपके पास है लीपर्ड, विच इज अ वाइल्ड एनिमल, अक्सर ये भी पूछा जाता है। तीसरा आपके पास है आई थिंक पेरिस। तो पेरिस क्या है, सिटी है। ठीक है। तो ये चार वर्ड आपने याद रखने हैं। ठीक है। इफ देयर इज नो स्वर्म व्हाट डिजीज विल अकर, तो इसको हम कहते हैं एजोस्पर्मिया, और आपके पेडल के बुक से मैंने एक स्क्रीनशॉट भी इसके साथ अटैच किया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। दूसरा है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है, वो कंडीशन जिसमें हमारे पास 20 मिलियन पर मिलीलीटर से हमारे पास क्या हो, स्पर्म क्या हो, कम हो, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। अगर हमारे पास सरे से स्पर्म नहीं है, ठीक है, सीमन में, तो हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं, एजोस्पर्मिया। ठीक है। A sinusoidal current has RMS value of 10 एम्पेयर, इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट विल बी। तो हमारे पास इसका एक सिंपल फार्मूला है, दैट इज आई आर एम एस। आर एम एस मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट आई एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू। डियर स्टूडेंट्स, अब सिंपल हमें आर एम एस दिया हुआ है, वो हमारे पास 10 है।
ये आई एम हमने फाइंड आउट करना है। तो आई एम को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको इधर से मल्टीप्लाई कर ले। तो आई एम इज इक्वल टू आई आर एम एस कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2। अब अंडर रूट 2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1.414 और 10 इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास बन जाएगा 14.14 एम्पेयर। ठीक है। पोलियो इफेक्ट विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब स्टूडेंट ने इनका कोई ऑप्शन मुझे प्रोवाइड नहीं किया था, बट मैं आपको समझाता हूँ। पोलियो जो है या ये हमारे पास इफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में मेनली क्या इफेक्ट करता है, मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है। तो नर्वस सिस्टम का क्या मतलब होता है, स्पाइनल कार्ड या ब्रेन स्टेम यानी आपका ब्रेन। ठीक है। विच व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर मैं इसके साथ रिएक्ट करूँ आर एम जी एक्स। आर एम जी एक्स क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। आर इज अल्काइल ग्रुप, दिस इज मैग्नीशियम एंड दिस इज हेलोजन यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है। जब जो ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये उसका रिएक्शन। ठीक हो गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमारे पास बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, तो आप अपना बुक खोल लें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो रिएक्शंस है मैंने जस्ट समरी आपको दिया हुआ है कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है फॉर्मल्डिहाइड से तो हमारे पास क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल बनता है। ठीक है। अगर फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी और एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो हमारे पास फिर क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। ठीक है। इसी तरीके से क्यों से करते हैं तो टर्शरी ईस्टर से करते हैं टर्शरी अल्कोहल। ठीक है। तो अपना बुक आप खोल लें, उसमें ये सारे रिएक्शन एक दफ़ा पढ़ लें, और स्पेसिफिकली वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो इट फॉर्म अल्केन। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक बम इज बेस्ड ऑन विच रिएक्शन। तो इसका जो रिएक्शन है दैट इज न्यूक्लियर फिशन। ठीक है। अगर ऑप्शन में आ जाए फ्यूजन तो फ्यूजन इज इनकरेक्ट। ठीक है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज फिशन एंड व्हाट इज फ्यूजन। तो फिशन हमारे पास इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ हैवी एटम्स, और हमारे पास एटम बम में ये फिनोमेना होता है, न्यूक्लियर फिशन होता है। जबकि जो हाइड्रोजन बम है उसमें हमारे पास कौन सा फिनोमेना होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक हो गया। फिशन में हमारे पास क्या होता है, यानी जो एटॉमिक बम होता है उसमें हमारे पास हैवी एलिमेंट्स जो है रेडियो एक्टिव, फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम, वो हमारे पास स्प्लिट होके छोटे छोटे एटम बनाता है। जबकि फ्यूजन में फ्यूज से निकला है, फ्यूज चीजें कंबाइन करना, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके हमारे पास फ्यूज होके ये बनाता है। ठीक है। विच द फॉलोइंग इज ए सिमिलर यूनिट टू पी वी यानी प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि प्रेशर इज वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम। ठीक हो गया। अब इसका जो यूनिट है दिस इज इक्वल टू वर्क, या अगर वर्क नहीं है तो फिर आप एनर्जी ऑप्शन भी करेक्ट कर सकते हैं, बट जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें वर्क है। ठीक है। सिनोनिम ऑफ एक्सक्यूज एंड सिनोनिम ऑफ पैसिव, ये आज के आपके पेपर में आया हुआ है, तो आपके पेपर में भी आ सकता है। सो एक्सक्यूज मीन्स जस्टिफाई करना, ठीक है, डिपेंड करना, तो पार्डन या जस्टिफाई। सिनोनिम ऑफ पैसिव, पैसिव मीन्स इनएक्टिव या सबमिसिव। ठीक है। वर्ड स्टार्टिंग विद सेम लेटर, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ठीक मुझे नहीं लग रहा जो स्टूडेंट ने बताया हुआ है, बट मैं आपको समझाता हूँ कि एमसीक्यूज इससे किस तरीके से आते हैं। नंबर फर्स्ट ये है कि आपको समझना है इलिट्रेशन। तो आपका जितने भी फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, इलिट्रेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, ये सारे आपने ज़रूर ज़रूर पढ़ने हैं। इससे खामखा एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है। व्हाट इज इलिट्रेशन। इलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट लेटर और साउंड विद इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपलेस्ट आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोका कोला, ये आपके पास, इसमें आप देख लें सी क्या है, इट इज नॉट वॉवल, इट इज कॉन्सोनेंट। ठीक है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि इलिट्रेशन में हमने कॉन्सोनेंट को देखना है, कॉन्सोनेंट। ठीक है। वॉवल साउंड को हमने इधर नहीं देखना। ठीक है। तो कोका कोला, कोका कोला, सी का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है इधर, तो कोका कोला, तो ये हमारे पास इलिट्रेशन है। या इसकी बजाय अगर मैं कह लूँ कि शी सेल्स सी शेल्स, यानी सी शेल्स एक खास सा शेप, ये एक सी शेल्स है, तो इसको बेचती हैं, तो शी सेल शी सी शेल्स। तो ये हमारे पास ये सी सी और शी शी का जो साउंड है ना ये रिपीट हो रहा है। ठीक है।
और हमारे पास क्या है एस, हमारे पास क्या है ये हमारे पास कॉन्सोनेंट है ना, वॉवल तो नहीं है ना। तो ऐसे साउंड्स जो कि कॉन्सोनेंट हो और वो रिपीट हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं इलिट्रेशन। ठीक है। अब मेन डिफरेंस जो आपने करना है वो ये है कि आपके साथ ऑप्शन में एसोनेंस कॉन्सोनेंस भी आपके पास होगा। तो एसोनेंस तो आसान है, द रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड। फॉर एग्जांपल, रेन इन द स्पेन, द रेन इन द स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन। तो रेन, स्पेन और प्लेन ये हमारे पास क्या है, वोवल साउंड है ना, ए इसमें आया हुआ है। ठीक है। या आई मस्ट क्राई दैट यू फ्लाई सो हाई, क्राई, फ्लाई, हाई। तो कॉन्सोनेंट साउंड है, सॉरी वोवल का साउंड है ना। वोवल साउंड कौन से होते हैं, आ, ई, ओ। ये हमारे पास उर्दू के अल्फाज है, अगर इसको आप याद रख ले तो आसानी आपके लिए होगी। आ, ई, ओ। तो ये आपके पास देखिए, क्राई, फ्लाई एंड हाई। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज एसोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या है, इट इज द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मेनली मिड में एंड एंड पे। फॉर एग्जाम्पल, पेटर, पेटर। तो टी टी का साउंड जो है वो मिड में आ रहा है और ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंस। अब इलिट्रेशन भी यही चीज है, बट वो हमारे पास स्टार्ट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सेल्स, नो एस इसका साउंड, या जो मैंने आपको बता दिया कोका कोला। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज आपके एक्सपीरियंसेस थे जो स्टूडेंट ने शेयर किए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की है एफएनएस के लिए और आपके पास 3-4 दिन का टाइम है, तो आप हमारे जो टेस्ट पासिंग गारंटी नोट्स है इसको आप बाय कर सकते हैं। द फी इज ओनली 2000। इसमें हम आपको वर्बल, नॉन वर्बल एंड एकेडमिक के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे, और साथ में जो डेली बेसिस पे ये एक्सपीरियंसेस आते हैं ये भी आपको इसी में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। तो अगर आपकी तैयारी नहीं है तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो डेली बेसिस पे हम आपको ये एक तो वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं, दूसरा जो इसके जो और एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंसेस बहुत सारे आते हैं, हम जस्ट आपको कुछ इधर वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं। बाकी आपके साथ एक्स वाई मेडिकल का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, आपके साथ मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वो ज्वाइन कर ले तो इंशाल्लाह उधर आपके पास बाकी जो एक्सपीरियंसेस है वो सॉल्व फॉर्म में आपको साथ उधर हम शेयर करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, यानी 9 सितंबर को जो एक्सपीरियंसेस आएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।